तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो मोस्ट डिमांडेड वीडियो है बच्चों। हमारे चैनल पे मैं देख रहा हूँ कमेंट सेक्शंस में जो अदर वीडियोस के कमेंट सेक्शंस है, ठीक है, अदर सब्जेक्ट के जैसे पॉलिटिकल वगैरह के जो वीडियोस डाली है उसमें कमेंट आ रहा था कि सर इकोनॉमिक्स का सैंपल पेपर लाइए, अर्थशास्त्र का सैंपल पेपर लाइए। ठीक है, फाइनली हम आपके लिए इंपॉर्टेंट पेपर लेकर के आ चुके हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि आपका इकोनॉमिक्स का पेपर जल्दी ही होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर आप समझ सकते हैं सैंपल पेपर। तो देखिए इकोनॉमिक्स का ये सैंपल पेपर है जिसका कोड है 030। ठीक है, मतलब 030 बोले तो 030 करके, और हिंदी में आप इसको अर्थशास्त्र बोलते हैं। इसका बच्चों एक इंपॉर्टेंट हम लोग क्या करने वाले हैं, पेपर समझ सकते हैं आप, सैंपल पेपर समझ सकते हैं, ये करने वाले हैं। आपको पता ही होगा बच्चों कि आपका 28 तारीख को, जी हाँ बच्चों 28 मई 2022 को आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है, अर्थशास्त्र का पेपर है। तो इसी के लिए हम लोग आपके लिए क्या करेंगे, जितना भी पेपर हमसे हो पाएगा वो पेपर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस पेपर नंबर 1 है बच्चों। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ध्यान से समझिए बच्चों, हिंदी में अर्थशास्त्र बोलते हैं आप इसको, और इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसका जो पेपर होगा ये 2 घंटे का पेपर होगा। आपका अधिकतम अंक जो है हमारे वो 40 है, यानी 40 नंबर का आपका ये पेपर होगा बच्चों। अगर मैं आपसे पेपर का पैटर्न का बात करूं तो जो आपका बोर्ड का पेपर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा। आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, जैसे इस सीरीज लिखा होगा, इस तरह से सेट लिखा हुआ होगा बच्चों। आपको तो पता ही होगा जो सेट होता है वो सेट 1 से लेकर के 4 तक होता है। तो 1 से लेकर 4 तक में कोई सा भी सेट आपको देखने को मिल सकता है, और जो हम अभी अब पेपर देख रहे हैं बच्चों वो सेट 1 देख रहे हैं आपका। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये इस तरह का सीरीज है, आप देख सकते हैं सेट ये रहा आपके सामने, और जो पेपर का कोड है वो इस तरह से आप देख सकते हैं। नीचे चले तो नीचे आपका देखने वाला बात क्या है कि यहाँ पर जो आपका पेपर आएगा इसके अंदर टोटल इकोनॉमिक्स के अंदर आपका 13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 13 प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद अब हम अगर बात करें सामान्य निर्देश की, तो बता रखा है कि ये जो आपका इकोनॉमिक्स का पेपर है इसके अंदर टोटल आपसे 13 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 13 प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ ही साथ बता रखा है कि इस प्रश्न पत्र में यानी इस क्वेश्चन पेपर में 2 अंकों वाले, 2 नंबर वाले 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 3 नंबर वाले 3 मार्क्स के क्वेश्चन 5 आपको देखने को मिलेंगे, यानी 5 क्वेश्चन आपसे 3 नंबर वाले पूछे जाएंगे, और 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आपसे पूछेगा, यानी कि 5 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो 3 क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस है इनका जो हमको आंसर देना है ये 30 से 50 शब्दों में देना है। 3 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होंगे इनका आंसर आपको 50 से 80 शब्दों में देना है। ठीक है, यानी कि 50 टू 80 वर्ड्स में। और उसके बाद जो 5 नंबर वाले क्वेश्चंस है इनका जो आंसर आपको लिखना है वो 80 टू 120 वर्ड्स में, यानी कि 80 से 120 शब्दों में देना है। और इसी क्वेश्चन पेपर के अंदर आपको केस आधारित कह लीजिए या स्रोत आधारित प्रश्न भी देखने को मिलेगा। अगर मैं नीचे चलूं तो यही चीज आपका इंग्लिश में इस तरह से होता है, जनरल इंस्ट्रक्शंस। आप यहाँ पर रीड करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। यही चीज मैंने आपका हिंदी में अच्छे से समझा दिया। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ भी सकते हैं। और ये जो आपका पेपर होगा ये हिंदी में तो होगा ही, साथ साथ इंग्लिश मीडियम में भी होगा। हिंदी में भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे आपके और इंग्लिश में भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे। तो दोनों ही मीडियम के बच्चे जो है इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपके बहुत ज्यादा मदद करेगा ये पेपर के अंदर। तो चलिए अब जो हमारा पेपर है उसको देखते हैं। तो देखिए बच्चों हम लोग आ गए हैं सेक्शन ए के अंदर, जिसमें आपसे 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन है बच्चों कि वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह के माध्यम अंतर जो है उसमें कीजिए। जो हमारा वास्तविक प्रवाह है और जो मौद्रिक प्रवाह है इसके बीच में जो अंतर है ना ये आपको बताना है। यही क्वेश्चन अगर आपसे इंग्लिश मीडियम में पूछेगा तो इस तरह से आएगा कि डिफरेंशिएट बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। ठीक है, तो इसका जो आंसर यहाँ पर आप देखेंगे कि वास्तविक प्रवाह जो होता है ना, वास्तविक वस्तुओं या सेवाओं और कारक सेवाओं के प्रवाह को संदर्भित करता है, जबकि जो मौद्रिक प्रवाह होता है ना उत्पाद के कारकों, उदाहरण के लिए मजदूर हो गया आपका, उसके लिए भुगतान और उपभोग व्यय जो होता है ना हमारा, उसके लिए मुद्रा के प्रवाह को संदर्भित करता है। रियल फ्लो रेफर्स टू द फ्लो ऑफ द एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज एंड फैक्टर्स सर्विसेज, विल मनी फ्लो रेफर्स टू द पेमेंट्स फॉर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर जो आपका रियल फ्लो होगा इसके अंदर चीजों का आपको फ्लो यानी कि प्रवाह देखने को मिलेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, दूसरी जगह से इधर आएगा।
और जो आपका मनी फ्लो होगा इसके अंदर उसका पेमेंट से जुड़ा हुआ चीज होगा, भुगतान होगा बेसिकली, जो इधर से उधर सामान उमान आया या जो काम वाम हुआ उसके लिए पेमेंट्स होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आई होप कितना आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर हमसे, इसी के अथवा में क्वेश्चन पूछा है चॉइस में कि पूंजीगत वस्तुओं और उपभोग वस्तुओं में उदाहरण सहित भेद आपको लिखना है। अब पूंजीगत वस्तु क्या होता है और उपभोग वस्तु क्या होता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से इंग्लिश में आपसे क्वेश्चन पूछेगा और जो इसका आंसर है आपको कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूंजीगत वस्तुएं वे अंतिम वस्तुएं होती हैं जो अन्य वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए एक उत्पाद द्वारा खरीदी गई मशीनरी हो सकती है, उपभोग वाली वस्तु हो सकती है, उनको संदर्भित करती है जो उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं की सीधे संतुष्टि करती है। उदाहरण के लिए गृहस्थों द्वारा क्रय किया गया दूध, ठीक है ना, मतलब जो डायरेक्ट रूप से उपभोक्ता यानी कस्टमर्स के द्वारा जो खरीदा जाता है, जैसे कि दूध वगैरह ये सब चीजें। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर देख सकते हैं। और एक चीज मैं आपको और बता देता हूँ बच्चों, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पॉज करके वीडियो को पढ़ लीजिए। यहाँ पर जो आपका आंसर है कुछ इस तरह से आपको लिखना होगा बच्चों। ठीक है, एक चीज मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि जब मैंने अपने टाइम पे 12th किया था तो मेरे पास इको नहीं था। ठीक है, लेकिन आपके इतने डिमांड पर मैं इको का वीडियो लाया हूँ, तो मैं अपना 100% दूंगा बच्चों, जितना मुझे आता है। ठीक है, अदर सब्जेक्ट्स में जो नॉलेज है और इको में थोड़ा बहुत जो मुझे नॉलेज है उसके अनुसार आपको मैं 100% दूंगा। और मैं इस बात की कह सकते हैं श्योरिटी ले सकता हूँ कि जो भी मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा उसमें से काफी क्वेश्चन जो है आपके पेपर जो होगा फाइनल आपका एग्जाम जो होगा उसके अंदर रिपीट होगा बच्चों। तो जो भी पेपर आपको करवाए जा रहे हैं उनको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन पूछा है आपके सामने और जो आंसर लिखना है आपको मैं दिखा देता हूँ आंसर किस तरह से लिखना है दूसरे क्वेश्चन का। इस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके आप पढ़ सकते हैं क्योंकि आपने इको पढ़ी है पूरे साल, तो इजीली आप पढ़ भी सकते हैं बच्चों। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख लीजिए, इस तरह से आपको अपना आंसर जो है लिखना है इस क्वेश्चन का, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया था। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के अथवा में है कि निम्नलिखित तालिका को पूरा करना है आपको। ठीक है, यानी कि ये जो आपका दिया गया है टेबल, इसको आपको कंप्लीट करना है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा है आपका, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब तालिका को कैसे पूरा करेंगे आप यहाँ पर देखिए। ये रहा उपभोग व्यय जो हमारा खर्च हुआ है, बचत कितना हुआ है, आय कितना है हमारा। ठीक है, इस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको कंप्लीट करना है अपना तालिका। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन कि औसत बचत जो प्रवृत्ति है इसका अर्थ बताइए, इसका औसत उपभोग प्रवृत्ति से क्या संबंध है। गिव द मीनिंग ऑफ एवरेज, इस तरह से है टू सेव व्हाट इज इट्स रिलेशन विथ एवरेज प्रोवेंशन टू कंज्यूम। ठीक है, तो इस तरह से है आपका आंसर जो आपको लिखना है, इसका इस तरह से लिखना है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुल बचत और कुल आय के अनुपात को औसत बचत यानी कि औसत बचत की जो प्रवृत्ति होती है एपीएस के रूप में जाना जाता है, और कुल जो बचत होता है ना उसको कुल आय से विभाजित करके हमें एपीएस मिलता है। ठीक है ना, तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। प्रतीकात्मक रूप की अगर हम बात करें तो एपीएस बराबर में एस, इस तरह से वाई आपका हो गया। ठीक है, और फिर इस तरह से हम लोग योग बराबर होगा हमारा, और एपीएस प्लस एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 हो जाएगा। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना आंसर देख लीजिए। ठीक है, किस तरह से आपको आंसर लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार सामान्यतः लकड़ी, उपले या फिर अन्य जैव ईंधनों का उपयोग ईंधन के रूप में करते हैं। इस व्यवसाय के कई प्रतिकूल प्रभाव है, इसके निहितार्थ बताइए। यानी कि जो गांव में जो लोग होते हैं रूरल एरियाज के अंदर, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी अपना क्वेश्चन देखते चलेंगे कि जो रूरल एरियाज के अंदर जो लोग होते हैं ज्यादातर उनको अगर ईंधन के रूप में कोई चीज इस्तेमाल करना है, जैसे हम लोग शहर में रहते हैं मान लीजिए, तो हमें खाना बनाना होता है तो हम लोग कैसे बनाते हैं, ये गैस सिलेंडर आता है, नॉर्मल अपना गैस जलाया उस पर खाना वाना बना लिए। ठीक है, लेकिन गाँव में क्या होता है ना, वहां पर ज्यादातर क्या इस्तेमाल होता है, उपला यानी कि जो गोईठा होता है ना वो इस्तेमाल होता है आपका। ठीक है, लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं, तो इससे मतलब क्या पर्यावरण को क्या नुकसान होता है, इस तरह से आपको चीजें बतानी है बच्चों।
तो देखिए यहाँ कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं। इससे क्या होता है बच्चों, यहाँ पर आप देख ही पा रहे होंगे कि वन विनाश होता है, हरित आवरण में कमी आती है। यानी कि जो जितना भी हमारा फॉरेस्ट है वो डिफॉरेस्टेशन होता है हमारा, यानी कि जो जंगल है वो खत्म होते जाते हैं लकड़ी का ज्यादा इस्तेमाल करने से, ठीक है। और हरित आवरण में कमी आती है, ठीक है। ग्रीन कवर यानी कि जो ज्यादातर आपको हरा भरा दिखता होगा खेत वेत या फिर जो जंगल वंगल है उसमें कमी आती है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मवेशियों के गोबर का दुरुपयोग किया जाता है, ठीक है। वायु प्रदूषण होता है, इससे स्वास्थ्य पर इसका बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, खराब प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, एयर पॉल्यूशन होता है, ठीक है। इस तरह से हमारे हेल्थ पे भी ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 5वां क्वेश्चन कि आधारिक संरचना के दो प्रकार क्या है, उदाहरण सहित आपको स्पष्ट करना है। तो आधारिक संरचना जो है हमारा, उसके दो प्रकार क्या क्या हो सकते हैं। तो ध्यान से समझिए बच्चों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, आधारिक संरचना के दो वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, आर्थिक आधारिक संरचना और सामाजिक आधारिक संरचना, ठीक है। इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं कैसे बांटा जाता है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। और वही अगर मैं बात करूं इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कुछ इस तरह से लिखना है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब कौन कौन सी कैटेगरी है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इनको वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है इसी के अथवा में आपको दे रखा है, ये आधारित संरचना वाला इस तरह से क्वेश्चन इंग्लिश में पूछता। इसके अथवा में क्वेश्चन दिया है कि पर्यावरण की क्षारण क्षमता के अर्थ की व्याख्या कीजिए, यह पर्यावरण संकट से कैसे संबंधित है, ठीक है ना। इस तरह से आप इंग्लिश मीडियम में भी देख सकते हैं बच्चों। अब ये इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है आपको, इस क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से लिखना है आपको। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा। देखिए, पर्यावरण की क्षारण क्षमता से क्या तात्पर्य है, तो इससे ये तात्पर्य है बच्चों, यहाँ पर मैं थोड़ा सा पेन जो है अपना उसको छोटा कर लेता हूँ। ओके, एक सेकेंड टाइम दीजिए मुझे। हाँ, ओके, परफेक्ट, ठीक है। तो देखिए, हाँ ये आ गया। तो पर्यावरण की क्षारण क्षमता से क्या तात्पर्य है, ज्यादा ही छोटा हो गया भाई, अब ठीक है यार, चलो। पर्यावरण की क्षारण क्षमता से क्या तात्पर्य है, तो संसाधन जो होता है ना, उसका निष्कर्ष संसाधन पुनर्जनन की दर से कम रहना चाहिए, ठीक है ना। और इस तरह से आंसर आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। और जो आपका इंग्लिश मीडियम में आंसर आएगा वो कुछ इस तरह से आएगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरह से, कैपेसिटी ऑफ इन्वायरमेंट इम्प्लाइज, ठीक है, इम्प्लाइज। तो इस तरह से आप देख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा क्वेश्चन। यहाँ पर आप देखिए, छठे में इस तरह से पूछा है कि एक अर्थव्यवस्था का उपयोग फलन C बराबर में 100 प्लस 0.8y है, ठीक है ना। अब इससे क्वेश्चन पूछा है कि स्वायत्त उपभोग का मान क्या है, ठीक है। तो स्वायत्त उपभोग का मान क्या होगा वो आपको बताना है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों, इस तरह से कि स्वायत्त उपभोग जो है वो 100 रुपए है, ठीक है। उसके बाद आगे है कि उपभोग वक्र का ढलान क्या होगा, ठीक है। तो इसका ढलान क्या होगा, उपभोग वक्र का जो फलन का ढलान होगा वो MPC बराबर 0.8 होगा, ठीक है। समस्तर जो बिंदु पर आय का स्तर क्या है, ठीक है। तो इस पे आय का जो स्तर है वो क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको लिखना है बच्चों, यहाँ पर आपका ये चीज कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं, यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में कुछ इस तरह से पूछेगा और आंसर जो आपको देना है वो कुछ इस तरह से देना है बच्चों, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। देखते चलिए बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था मेरे पास नहीं था इकोनॉमिक्स, लेकिन फिर भी मैं जितना मेरे पास जैसे हो पा रहा है उतना मैं आपको करवा रहा हूँ। आज तबीयत भी थोड़ी खराब है, फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आपका पेपर भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगला है कि इसी के अथवा में कि अर्थव्यवस्था में क्या परिवर्तन होगा यदि समग्र मांग जो है समग्र आपूर्ति से अधिक हो जाती है, तो ठीक है ना। यानी कि
इसका इंग्लिश अगर हम देखें तो इसमें बोल रहा है कि व्हाट चेंजेस विल टेक प्लेस इन द इकोनॉमी इफ एग्रेगेट डिमांड जो है एग्जीक्यूट्स एग्रेगेट सप्लाई, मतलब डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई जो है उससे कम हो, ठीक है ना, सप्लाई से ज्यादा हो, तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। तो देखिए बहुत सारी चीजें फर्क पड़ेंगी। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो समग्र मांग है वो समग्र आपूर्ति है, एडी और एडीएस की स्थिति है, ठीक है ना, यानी कि उत्पादक अपने माल सूची स्टॉक का उपयोग कर लेते हैं और जिससे माल सूची में कमी आ जाती है। माल सूची स्टॉक के जो है सो कि वांछित स्तर को बनाए रखने के लिए उत्पादक अधिक उत्पादन करने की योजना बनाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप हिंदी मीडियम में आंसर देख सकते हैं बच्चों। यही आंसर अगर आपको इंग्लिश मीडियम में दिखाऊं मैं आपको, तो कुछ इस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अथवा में जो दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख पा रहे होंगे अगर आप, तो अगला क्वेश्चन है हमारा 7वां क्वेश्चन कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिला कार्यबल का प्रतिशत कम क्यों है। इन इंडिया द परसेंटेज ऑफ द फीमेल वर्कफोर्स इज लोअर एज कंपेयर टू मेल, वाई, यानी कि महिलाएं कम काम मतलब महिलाओं को कम काम करते हुए देखने को मिलता है भारत के अंदर, फैक्ट्री वगैरह में या फिर किसी भी कंपनी में, पुरुष ज्यादा क्यों है, ठीक है ना, भारत के अंदर। तो आंसर कुछ इस तरह से लिखेंगे आप, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ इसका। ये क्वेश्चन अगर आपके पेपर में आ जाए तो इस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जैसे कि भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाएं कार्यबल का प्रतिशत कम क्यों है। तो श्रम का लिंग आधारित सामाजिक विभाजन देखने को मिलता है, ठीक है। भारत में महिला शिक्षा अभी भी दूर है, ये देखने को मिलता है। नौकरियों में कम अवसर मिलते हैं महिलाओं को, परिवार में ज्यादा उलझा करके रखा जाता है, घरेलू काम काज करना पड़ता है उनको, तो ये सारे काम करना पड़ता है। ये सारे कारणों की वजह से महिलाएं जो है कम भारत में देखने को मिलती है काम करने के लिए। और इसी का इंग्लिश में अगर आंसर की मैं बात करूं तो कुछ इस तरह से आंसर आपको इंग्लिश मीडियम में लिखना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन हमारा आगे हम आ गए हैं यहाँ 9वां लिखा है ये, हाँ। रीड द फॉलोइंग टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चंस नंबर 8 एंड 9 गिवन बिलो, यानी कि आपको पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 8 और 9 का आंसर आपको जो है सो कि लिखना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से दिया हुआ है। और अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि सुधारों के बाद चीन की विभिन्न विकास रणनीतियों की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो सुधारों के बाद यानी एक्सप्लेन ब्रीफली द वेरियस डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ चाइना आफ्टर रिफॉर्म। चाइना में जब वो सुधारों की नीति आई ना, उसके बाद क्या क्या चीजें हमें देखने को मिली, तो ये मैंने आपको पॉलिटिकल में भी पढ़ा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1978 में चीन ने कई सुधारों को चरणबद्ध तरीके से लागू कर दिया। कृषि के अंदर सुधार देखने को मिला, निवेश किया गया, भूमि में सुधार देखने को मिला, ठीक है। इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ भी सकते हैं बच्चों, ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर आप देख लीजिए, इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और आंसर जो आपको लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों। यहाँ पर वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। 3 नंबर में पूछ लेगा और 3 नंबर में इतना लिख देंगे आप, तो इजीली आपको 3 नंबर मिल जाएगा बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है हमारा 9वां क्वेश्चन। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन है कि चीन द्वारा 1958 में शुरू किए गए ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान की व्याख्या करनी है आपको, ठीक है। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन जो है ना, जो इनिशिएट किया गया था चीन के द्वारा, तो उसका एक्सप्लेनेशन दे। तो इसका आंसर आपको कुछ इस तरह से लिखना है बच्चों, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपके सामने आंसर रहा, वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम के बच्चे जो है अपना आंसर रीड कर लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या पूछ रहा है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है कि घरेलू आय और राष्ट्रीय आय में अंतर स्पष्ट कीजिए। घरेलू आय जो है वो राष्ट्रीय आय से अधिक कब हो सकती है, ठीक है। आपको जो डिफरेंशिएट करना है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम के अंदर, और व्हेन कैन डोमेस्टिक इनकम टू बी मोर देन नेशनल इनकम, कब जो है घरेलू आय जो राष्ट्रीय आय होती है उससे ऊपर चला जाता है। तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, ठीक है, और हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस तरह से आपको आंसर लिखना है, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन
यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है 11वां क्वेश्चन, और जो आपको आंसर देना है वो कुछ इस तरह से देना है बच्चों। आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ से पढ़ते चलिए। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहले अपने आंसर देख लीजिए, ठीक है। देन आपको इस तरह से अपना एक डायग्राम भी बनाना है, ठीक है। इस तरह से इंग्लिश मीडियम में है, और हिंदी मीडियम के इस तरह से बच्चे अपना आंसर देंगे। डायग्राम आपका ये रहेगा, आय और रोजगार को लेकर के यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों, ठीक है। उसके आगे चलें तो अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन। यहाँ पर इस तरह से इंग्लिश मीडियम में पूछ रखा है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं इंग्लिश मीडियम में, और इसके अथवा में इस तरह से पूछ रखा है इंग्लिश मीडियम में ही, और हिंदी मीडियम में इस तरह से पूछ रखा है आपका, ठीक है। जो आपको आंसर देना है वो कुछ इस तरह से देना है बच्चों। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पहले देख लेंगे। इस तरह से आंसर आपको देना है। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन में। तो 13वां क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है कि 2020 के मध्य यानी 2020 के मिड में अगर बात करें तो भारत के चिकित्सा पर्यटन क्षेत्र का मूल्य 5 से 6 बिलियन अमेरिकी डॉलर होने के का अनुमान लगाया गया था। भारत का चिकित्सा पर्यटन के एक गंतव्य केंद्र के रूप में उभर रहा है, मान्य तर्कों के साथ जो है कथन का समर्थन करना है। तो आप देखेंगे ना, भारत में कई लोग जो दूसरे देशों से क्या करवाने आते हैं, अपना इलाज करवाने आते हैं, ठीक है। तो यही चिकित्सा पर्यटन होता है, ठीक है। इसी तरह से तो ये क्यों आपका बढ़ रहा है भारत के अंदर, तो यही आपको बताना है। तो क्यों बढ़ रहा है तो इसका समझिए बच्चों, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर इस तरह से जो है ना, यहाँ पर आपको आंसर देखने को मिलेगा, ये रहा। सस्ती कीमत है, अच्छे डॉक्टर अवेलेबल है, वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं बच्चों। उसके बाद ये इसी के अथवा में क्वेश्चन पूछा है आपसे कि पर्यावरण के क्या कार्य है, कोई 3 कार्य बताइए, ठीक है। पर्यावरण के कार्य पूछ रखा है, ध्यान रखिएगा। देखिए पर्यावरण के कार्य उत्पाद के संसाधन प्रदान करता है, जो भी चीज हमें बनाना होता है उसके लिए चीजें प्रोवाइड करवाता है, जैसे कि कागज बनाना है तो लकड़ी प्रोवाइड करवाता है, और भी चीजें प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अपशिष्ट को आत्मसात करता है, खत्म करता है, ठीक है ना। इस तरह से जीवन को बनाए रखना, ये सारी चीजें हमें पर्यावरण जो है प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये था बच्चों आपका इको का पेपर, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मेरे से जितना हो पाया मैंने करवा दिया। आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा बोल नहीं पाया आपको, ठीक है। बट वीडियो लाइक कीजिएगा बच्चों, ठीक है। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, और वीडियोस को बनाने के लिए इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ। आप चैनल पर नए आ गए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं इसी तरह की वीडियोस को लिए, ठीक है। और बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे भी जरूर क्लिक कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियोस नोटिफिकेशन पहले आपको मिल जाया करे। आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सबको। जय हिंद, वंदे मातरम।